तो बेटा हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स देखे हैं। ओके, अभी हमें फोर्थ वाला देखना है, चौथा। वो कौन सा है? आरएलसी सर्किट। कौन सा? आरएलसी सर्किट, या उसी को हम एलसीआर सर्किट भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चौथे नंबर का बेटा, फोर्थ नंबर का एलसीआर सर्किट। एलसीआर यानी ही आरएलसी सर्किट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सर्किट, या इसी को बोलते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सर्किट। इसके डायग्राम मैंने आपको बताया, जैसे अभी ये पहले इंडक्टर हमने लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडक्टर यानी क्या होता है रे बाबू? कॉइल। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और ये रजिस्टर, ये रजिस्टर। हाँ, और मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है ये एसी सोर्स। कौन सा सोर्स रे बाबू? एसी सोर्स। एसी सोर्स से यहाँ से करंट पास हो रहा है, ये वाला आई, यानी अल्टरनेटिंग करंट आई। इसका फार्मूला क्या होता है? आई जीरो साइन ओमेगा टी। यस, तो डिपेंड करता है कि ये सर्किट कौन सा, एलसीआर सर्किट। ओके, तो ये आई अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है? इंडक्टर है रे बाबू। क्या है ये? इंडक्टर। इंडक्टर को ही कॉइल बोलते हैं। ये कौन है? कैपेसिटर। और ये कौन है? रजिस्टर। रजिस्टर का रजिस्टेंस होता है आर। कैपेसिटर यानी कंडेंसर, इसकी कैपेसिटी होती है सी, कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस। और इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस यानी ही इंडक्टेंस होता है एल। क्लियर क्या? रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर होता है, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सी। एक्सी यानी क्या हुआ बताओ? कैपेसिटिव। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस यानी ही रेजिस्टेंस। और इंडक्टर का होता है एक्सएल। एक्सएल को क्या बोलते हैं? ये भी रेजिस्टेंस ही है, हाँ, कॉइल का। उसको बोला जाता है इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर क्या? और जब ये तीनों रहते हैं, एल सी आर या आर एल सी तीनों रहते हैं, या तीनों में से कम दो होना, उसमें आर पक्का ही होना चाहिए और एल और सी में से एक होना चाहिए। एक तो तीनों होने चाहिए, या फिर तीनों में से दो होने चाहिए लेकिन उसमें आर पक्का ही होना चाहिए। तो एक आर एल आएगा और दूसरा आर सी आएगा, जो कि हमें वो पांचवा और छठवा देखना है। हाँ, तो इसका जो पूरा रेजिस्टेंस रहता है उस रेजिस्टेंस को जेड बोला जाता है। और जेड यानी क्या होता है? इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस यानी रेजिस्टेंस इस आरएलसी सर्किट का। और ये जेड का फॉर्मूला होता है रूट ये आर स्क्वेयर। ये आर यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो जेड यानी रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो, और अगर एक्सी बड़ा रहा है एक्सएल से तो फिर एक्सी माइनस एक्सएल आएगा। और यहाँ से एक इम्पेडेंस ट्रायंगल भी हमें मिलता है। ये इम्पेडेंस ट्रायंगल होता है बेटा, ख्याल में रखो। इस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? इम्पेडेंस ट्रायंगल बोला जाता है। और इसमें ये फाई, फाई यानी फेज चेंज, या सादी भाषा में फेज, क्या? फेज। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये हो गया आर यानी इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी यानी ये रेजिस्टेंस किसका? इंडक्टर और कैपेसिटर का। इंडक्टर का एक्सएल और कैपेसिटर का एक्सी। क्लियर? ये हमेशा दोनों का ये है जो रेजिस्टेंस है वो माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा कभी। एक्सएल प्लस एक्सी नहीं हो सकता, ये एक्सएल माइनस एक्सी ही रहेगा। क्लियर? आया समझ में? तो ये आर, ये जेड, तो ये जो हमें फार्मूला मिला जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर मिला ना। अगर मैं इसी को
अगर ये मैं स्क्वायर हटा दूँ तो दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वेयरिंग ली तो क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो बरा, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आर, ये एक्सएल माइनस एक्सी और ये जेड, आपको पाइथागोरस का थ्योरम मालूम है ना। हाँ, तो क्या है पाइथागोरस का थ्योरम, ये वाला जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लीकेबल है, ये एंगल 90 डिग्री आपको मालूम है। क्लियर क्या, तो ये फॉर्मूला जेड का। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तीनों हैं, आर भी है, एल भी है और सी भी है ना। पहले हमने 3 केसेस जो देखी, अभी ये चौथी केस। तो पहले 3 केसेस में तो हमने देखा ना, पहले ये रेजिस्टिव एसी सर्किट है ना आर, फिर इंडक्टिव एसी सर्किट, फिर कैपेसिटिव एसी सर्किट, और अभी ये टोटल तीनों को मिला के ये देख रहे हैं हम एलसीआर एसी सर्किट है ना। हाँ, तो मैंने पहले तीनों केसेस में आपको बताया, ये यहाँ बता रहा हूँ। देखो ये जैसे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे बेटा ये करंट आई, क्लियर क्या, करंट आई, तो ये जो ईएमएफ होता है, कौन सा रे, ईएमएफ, रेजिस्टिव ईएमएफ, क्या रे बाबू। हाँ, तो ये करंट और ये रेजिस्टिव ईएमएफ का डायरेक्शन एक ही होता है। क्यों होता है, मैंने बताया आपको, क्या बताया, क्योंकि आई और ई आर में फेज डिफरेंस 0 होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन में आ गए कि नहीं। ये जैसे अलोंग एक्स एक्सिस और ये हाँ वाई एक्सिस। तो इधर हम अभी ले रहे हैं ई एल, क्या ले रहे हैं बोलो, ई एल यानी इंडक्टिव ईएमएफ, क्या रे, इंडक्टिव ईएमएफ। तो ये करंट से कितना लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है या ना रे, 90 डिग्री और π/2 बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर क्या बताया था मैंने आपको कि इंडक्टिव ईएमएफ ये करंट से कितना लीड करता है, 90 डिग्री। हाँ, ये इंडक्टर केस में बताया। तो ये देखो आर केस में ये बताया कि करंट और ये रिएक्टिव ईएमएफ दोनों एक ही दिशा में होते हैं क्योंकि इनका फेज डिफरेंस 0। ये ईएल ये उसको परपेंडिकुलर होता है क्योंकि ईएल ये आई से 90 डिग्री लीड करता है। और फिर कैपेसिटर के इसमें मैंने आपको बताया कि कैपेसिटिव ईएमएफ ये इसी आई से 90 डिग्री लैग करता है। लैग करना यानी पीछे होना रे बाबू, लीड करना यानी सामने रहना। जैसे लीडर कहाँ रहता है रे, हमेशा सामने रहता है क्योंकि वो लीड करता है। हाँ, उसी प्रकार से लैग यानी पीछे। तो देखो आई से इसी 90 डिग्री क्या रहता है बोलो जल्दी, पीछे रहता है। 90 डिग्री क्या रहता है बोलो जल्दी, पीछे रहता है। तीनों बातें यहाँ क्लियर हुई क्या, कि आई और ई आर एक ही दिशा में रहते हैं क्योंकि उनमें फेज डिफरेंस 0 होता है। ई एल और आई इनके बीच में एंगल 90 क्योंकि ई एल आई से 90 डिग्री एंगल में लीड करता है और इसी ये आई से 90 डिग्री पीछे यानी लैग करता है, इसलिए ये नीचे। क्लियर। तो अभी अगर मैंने बोला आपको कि टोटल इसका ईएमएफ फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे, तो आप बोलेंगे देखो सर ये है ई आर, ये देखो रे यहाँ से ये ओरिजिन, क्लियर क्या, तो यहाँ से ये इतना ई आर, हाँ ये ई एल, उदाहरण के लिए मान लो ये 5 वोल्ट और ये इसी उदाहरण के लिए मान लो 2 वोल्ट, क्या रे 2 वोल्ट। हाँ क्लियर क्या, इसी यस। तो अगर ये इसी को मैं अगर अप ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये इसी ना, ये क्या, ये ईएल कितना, ये मैं लगे तो रेफरेंस को आपको जल्दी समझ में आने के लिए, ईएल कितना 5 वोल्ट और इसी कितना बोलो जल्दी 2 वोल्ट। तो अगर मैंने इनका डिफरेंस लिया तो क्या होगा,
तो आप बोलेंगे सर EL माइनस EC कितना आएगा 3 वोल्ट। और कॉमन सेंस की बात है, ये कौन से दिशा में रहेगा, अप रहेगा कि डाउन रहेगा, EL माइनस EC अप रहेगा, क्योंकि ये 5 माइनस 2 यानी 3। तो ये देखो यहाँ से ये यहाँ तक इतना जो है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है EL माइनस EC। क्या है रे बाबू, EL माइनस EC। ये पहले समझा क्या, बताओ मुझे क्या समझा सर। ये वाला ये EL 5 वोल्ट, अच्छा सर ये नीचे EC 2 वोल्ट, हाँ क्लियर क्या। तो EL माइनस EC कितना 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट यानी 3 वोल्ट। ऑब्वियसली ये अप रहेगा क्योंकि ये बड़ा है ना। हेलो क्लियर क्या, ये बड़ा है, ये बड़ा है। ओके तो इसलिए ये EL माइनस EC यानी कितना 3 वोल्ट। यस तो अभी मैं यहाँ पे आपको देखो ये EL माइनस EC और ये ER, तो मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, इस ER को पैरेलल लाइन, और ये वाला ये देखो मैंने एक रेक्टेंगल तैयार करके दिया आपको। क्लियर क्या, क्या तैयार करके दिया, रेक्टेंगल। मतलब ये लाइन इस ER को पैरेलल और ये जो लाइन है इसको पैरेलल, ये तो इसका जो डायगोनल है ये दिखा क्या डायगोनल, क्लियर कह रहे ये डायगोनल। तो देखो ये ER ये EL माइनस EC, तो ये जो है ये है रिजल्टेंट EMF। क्या है रे ये, हाँ, और ये है वो एंगल फाई रे, ये है वो एंगल फाई। दिखा क्या ये वो फेज एंगल, फेजर एंगल। क्लियर क्या, और ये है वो फेजर डायग्राम। क्या है ये है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। और ये एंगल फाई। तो यहाँ आप मुझे अभी कॉमन सेंस की बात इसमें बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाओगे तो आपको ये रिजल्टेंट EMF क्या मिलेगा, बताओ बरा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो देयरफॉर ये देखो रे E स्क्वेयर हाइपोटेनस का स्क्वेयर इक्वल टू ये वाला, ये कितना रे ER स्क्वेयर, ER यानी रेजिस्टिव EMF का स्क्वेयर। और ये यानी रे ये रे EL माइनस EC। क्लियर क्या रे, तो ये EL माइनस EC का स्क्वेयर। क्लियर क्या, अरे सादा पाइथागोरस का थ्योरम। क्लियर। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो क्या होगा बताओ फिर, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लूँ, ये यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ जगह न होने के कारण यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वही गेट क्या मिलेगा बताओ। तो ये E स्क्वायर का रूट और ये भी ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC स्क्वायर का रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो E इक्वल टू क्या आ गया, इधर नहीं कैंसिल होगा, तो ये ER स्क्वायर इक्वल टू EL, E इक्वल टू रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC स्क्वायर। क्लियर क्या, तो ये फार्मूला, तो जैसे ये फार्मूला है, सुनो, ये जैसे फार्मूला है वैसे ही ये फार्मूला है। क्लियर क्या, दोनों सेम ही फार्मूले, कोई फर्क नहीं, बस ये रेजिस्टेंस के लिए काम में आता है, तो ये EMF के लिए काम में आता है। ये किसके लिए काम में आता है, रेजिस्टेंस के लिए, ये EMF के लिए काम में आता है। अगर आप चाहे तो मैं इससे इसको सॉल्व करे तो यही मिला के दे सकता हूँ। क्लियर क्या, कैसे लगे तो देख लो, क्या आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ एक्स्ट्रा की बात। ये E कौन रे बाबू रे, E यानी आपको मालूम है ओहम्स लॉ, तो ये E यानी EMF यानी वोल्टेज यानी रे करंट इनटू रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है बोला, Z। क्या होता है रे, रूट। यस, अभी ये ER क्या होगा रे, ये EMF यानी वोल्टेज, तो क्या होगा करंट I इंटू रेजिस्टेंस रे R का ये स्क्वायर, वैसे ही प्लस
ये EL यानी EMF यानी वोल्टेज यानी फिर से करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कौन सा I और रेजिस्टेंस यहाँ कौन सा रहता है इसके लिए, इंडक्टिव के लिए देखो रेजिस्टेंस XL है ना, माइनस EC यानी करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है XC, क्या रहता है, हाँ तो ये वाला I इंटू XC ये स्क्वायर वैसे ही। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिखूँ चलेगा, हाँ तो यहाँ जगह नहीं तो इधर लिखता हूँ, ये तो I है मालूम है आपको, हाँ तो देखो I इंटू Z इक्वल टू, ये देखो मुझे बताओ रे यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा I है ना। अच्छा एक मिनट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रूट ये देखो I इंटू आर का स्क्वायर यानी I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ से कॉमन क्या आ गया रे I, लेकिन ये स्क्वायर है तो I कॉमन निकला और वो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर वैसे ही। यहाँ बचा क्या, तो सर XL माइनस XC का स्क्वायर, तो ये I इंटू Z वैसे ही। यहाँ कॉमन क्या आएगा अभी, तो सर I स्क्वायर कॉमन आएगा, हाँ तो बचा क्या, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, क्लियर। तो ये I इंटू Z, ये I स्क्वायर को रूट के बाहर निकाला तो I, रूट में बचा क्या, तो सर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये I कैंसल, तो Z इक्वल टू क्या आ गया, रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। तो वही तो बता रहा हूँ, ये देखो यही आ गया है ना। तो ये जो फॉर्मूला ये रेजिस्टेंस के लिए और ये EMF के लिए अभी आपके सामने इसको मैंने सॉल्व किया तो यही आया रेजिस्टेंस के लिए, क्लियर क्या, यस। तो ये कौन सा हो गया रे, फोर्थ वाला यानी RLC AC सर्किट, सादी भाषा में RLC सर्किट या उसी को LRC सर्किट बोलते हैं। पहले L जोड़ो या पहले R जोड़ो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओके। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, रजिस्टर रहा तो जिधर करंट उधर ही ये EMF, क्लियर क्या रे, ये I और ER क्या रहता है सेम। इंडक्टर की इसमें क्या होता है बता सकते हो कि सर करंट ये X एक्सिस पे तो ये बोलो Y एक्सिस पे EL मतलब एंगल कितना 90, और ये देखो ये I और EL और I और EC, ये देखो अगर ये I X एक्सिस पे है तो ये Y एक्सिस पे, लेकिन ये EC, क्लियर क्या बोलो, आया क्या समझ में, यस। तो ये हो गया चौथा AC सर्किट। पांचवा AC सर्किट क्या रहेगा, देखो R और L, C गायब रहेगा, C गायब रहेगा, और छठवा क्या रहेगा, L गायब रहेगा, R और C। सर R गायब नहीं हो सकता क्या, नहीं 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 नहीं, R कंपलसरी रहना चाहिए। Z ये इम्पेडेंस मिलाने के लिए ये तीनों होने चाहिए, R L C तीनों होने चाहिए, या कम से कम R तो पक्का ही होना चाहिए, L और C में से कोई एक रहा तो चलेगा। तो ये Z इम्पेडेंस मिलने के लिए, इम्पेडेंस यानी ही रेजिस्टेंस मिलने के लिए, ये Z मिलने के लिए R L C ये तीनों होने चाहिए, या फिर R L होने चाहिए, या फिर R C होनी चाहिए। तो अभी पांचवा जो आएगा वो हमारा आएगा R और L, क्या आएगा R और L, पहले इसको लिख लो, यस, ओके। फोटो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल लेना है, लेकिन इसको लिखो भी आप, पहले लिखो बर, क्योंकि लिखोगे पॉइंट टू पॉइंट। बट अभी फोर्थ हो गया, अभी पांचवा और छठवा। पांचवा कौन सा है, देखो मैं दो पार्ट कर देता हूँ पांचवे और छठवे के लिए। ये फिफ्थ रे बाबू और ये सिक्स। तो अभी यहाँ लिखता हूँ मैं कौन सा सर्किट, RL सर्किट, मतलब RL AC सर्किट। RL बोलो या LR बोलो एक ही बात है, क्लियर कह रहे।
और इधर लिखता हूँ, क्या लिखूँ? आरसी सर्किट। शाबाश। मतलब मुझे बताओ इसमें से क्या गायब हुआ अभी? इसमें से गायब क्या हुआ? आरएलसी सर्किट था ना पूरा, सी गायब। और इसमें से क्या गायब हुआ? यल गायब। तो इसलिए आरसी सर्किट। तो ये दोनों जो है उसी आरएलसी के बच्चे ही है। बस इसमें से सी गायब हो गया, इसमें से यल गायब हो गया। तो फिगर क्या रहेगी? सिंपल सर, ये आर, अच्छा आर यल यानी यल आर, आप आर पहले ड्रॉ कर सकते, यल बाद में, या यल पहले आर बाद में, एक ही बात है। तो ये रजिस्टर, ये सी यानी कॉइल यानी इंडक्टर, ये वही एसी सोर्स, वही एसी सोर्स, ये वही करंट आई जो बह रहा है, ये देखो अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये रजिस्टर, रजिस्टर का रजिस्टेंस आर, ये इंडक्टर, इंडक्टर यानी इसको कॉइल बोलते हैं, इसका इंडक्टेंस रहता है, इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर क्या? अब यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या रहता है रे? जेड का फार्मूला बताया था ना, रूट आर स्क्वेयर। हाँ, आर है तो आर स्क्वेयर प्लस सिर्फ यल है इसलिए एक्सएल स्क्वेयर। सी है क्या? नहीं, इसलिए वो एक्सी हो गया गायब। क्लियर? अब इधर आता हो, यहाँ पे क्या रहेगा? इसी प्रकार से सर्किट डायग्राम क्या रहेगी बताओ? तो सर ये बोलो रे जल्दी। तो सर ये रजिस्टर, हाँ इसका रजिस्टेंस आर, और ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी सी। कैपेसिटर कोई दूसरा नाम है कंडेंसर, और इसकी जो वैल्यू होती है उसको बोला जाता है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ये वही एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये करंट है, ये वही जो बह रहा है, ये देखो। तो यही फिगर। तो यहाँ जो Z रहेगा, Z यानी इम्पेडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस, आरएलसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये Z से डिनोट किया जाता है। इस Z को इम्पेडेंस बोलता है, तो बोला जाता है इम्पेडेंस यानी रेजिस्टेंस ही होता है, इसका ऐसा यूनिट ओहम ही रहेगा। क्लियर? इसी प्रकार से एक्सएल और एक्सी का भी ये भी रेजिस्टेंस ही है, क्या है? तो इसका भी ऐसा यूनिट ओहम रहेगा। आर तो रेजिस्टेंस है ही है, इसका ऐसा यूनिट ओहम ही रहेगा। हाँ, तो Z इक्वल टू यहाँ क्या आएगा रे? आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर, ये आर है इसलिए आर स्क्वेयर, और ये सी, तो इसका रेजिस्टेंस रहता है एक्सी। इस एक्सी को क्या बोला जाता है? बोलो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी ही रेजिस्टेंस रे बाबू। इम्पेडेंस Z यानी भी रेजिस्टेंस, ये Z यानी इम्पेडेंस, क्या रे बाबू? इम्पेडेंस। हाँ, और ये इंडक्टर बताया आपको, ये एक्सेल, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी ही रेजिस्टेंस। क्लियर क्या? यस यस। तो यहाँ पे अगर फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करें तो उसी प्रकार से ये देखो, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ये करंट आए, और इसी दिशा में ई आर यानी रेजिस्टिव ईएमएफ, ये आ रहा है इसलिए, और इसका ईएमएफ रहेगा ना, क्या रहेगा? ये जैसे सोर्स है तो इसका ईएमएफ टोटल ईएमएफ ई, रजिस्टर का ईएमएफ ई आर, और इंडक्टर का ईएमएफ ई एल। इधर आए तो इसका भी ये अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ ई, इसका ई आर, और इसका रे ई सी। आया ना? यस। तो अभी इसके लिए तो मैंने ये बताया ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे ये रहता है ई एल। तो ई एल ये आई से लीड करता है 90 डिग्री से, बताया ना, 90 डिग्री यानी π/2 है ना। और ये अगर इधर ड्रॉ करो तो सर ये एक्स एक्सिस, तो इस दिशा में ये करंट आई, उसी दिशा में ये ई आर, और ये वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, इस दिशा में ई सी। तो आई इसी से लीड करता है 90 डिग्री, मतलब इसी आई से लैग करता है 90 डिग्री से। तो ये 90 डिग्री और π/2 रेडियन, रेडियन वो सी से डिनोट किया जाता है पावर में। आया क्या समझ में? बोलो। तो ये वाला
तो अगर सर ये रेजिस्टेंस हुआ, इसको सर अगर ईएमएफ की भाषा में लिखा जाए तो ये देखो क्या आता है, ये देखो, ये इसी से लिख के देता हूँ। तो ये Z जो है तो ईएमएफ की भाषा में लिखा, तो ये टोटल ईएमएफ E इक्वल टू रूट आर की जगह ये ER स्क्वेयर प्लस एक्सएल के जगह ये EL स्क्वेयर। क्लियर किया, ये हो गया। और सर इधर ईएमएफ के रूप में लिखना है तो Z के जगह ये E इक्वल टू ये रूट, वैसे ही R के जगह ER का स्क्वेयर और XC के जगह ये EC का स्क्वेयर, ये आ गया। तो जैसे वहाँ मैंने आपको दो केसेस बताई थी, रेजिस्टेंस और ईएमएफ, यहाँ भी रेजिस्टेंस और ईएमएफ, यहाँ भी रेजिस्टेंस और ईएमएफ। वहाँ आपको फेजर डायग्राम बताई थी, उसी प्रकार से यहाँ भी ये फेजर डायग्राम और ये यहाँ पे फेजर डायग्राम। क्लियर किया, वहाँ पे आपको RLC सर्किट बताया था, इसी प्रकार से ये RL सर्किट और RC सर्किट। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 पूरे के पूरे 6 केसेस जो है यहाँ डिटेल में बताए। अब इसके ऊपर के हम क्या देखेंगे, MCQs, जो कि अभी आपके लिए आसान हो जाएंगे, फटाफट आंसर आएंगे। क्यों रे बाबू, बोलो यस।